अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में एक बड़ी ही अच्छी खुशखबरी मौसूल हो रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुतालिक। अमेरिका, बरतानिया और रशिया में कोरोना वायरस वैक्सीन के कामयाब ट्रायल के दावों के बाद अब मोहलिक वायरस से बचाव की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन की जो फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसके इश्तराक से बनाई गई वैक्सीन की मरीजों में एंटीबॉडीज़ और जो टी सेल्स पैदा करने में जो कामयाबी है वो सामने आ रही है, जिसके बाद बरतानवी साइंसदानों ने 80% उम्मीद जाहिर की है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन इस सितंबर तक आ जाएगी और अक्टूबर तक उसका एक बल्क क्रिएट हो जाएगा और वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो सकती है। अगर उसकी एक्सेस की जाए पूरी दुनिया में वो अवेलेबल हो सकती है। दूसरी जानब अमेरिकन बायोटेक फर्म मॉडर्ना ने भी ऐलान किया है कि उसकी तैयार करदा कोरोना वैक्सीन 27 जुलाई को इंसानी आजमाइश के आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएगी। साथ ही रशियन फौज ने भी महफूज वैक्सीन के कामयाब इंसानी ट्रायल का दावा किया है, लेकिन ताहम माहिरीन का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन के बारे में कोई भी दावा अभी कबल अज़ वक्त है। इस वक्त जो बेहतर खबरें मौसूल हो रही हैं उसमें सबसे बड़ी खुशखबरी बरतानिया से ही मौसूल हो रही है और गालिब इम्कान है कि सितंबर तक बताया जा रहा है, लेकिन अक्टूबर तक जब उसका बल्क तैयार हो जाएगा तो उसकी बड़ी तादाद में वैक्सीन दस्तयाब हो सकेगी पूरी दुनिया में। एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या कोरोना वैक्सीन के बारे में, क्या खबरें दुरुस्त हैं, तो हमने इसके लिए बरतानिया चलते हैं। वहाँ पर हमारे साथ दो बहुत ही मोतबर अफराद मौजूद हैं। डॉक्टर सारा अली जो कि रिसर्चर भी हैं, साइंसदान भी हैं और कोरोना वायरस उसकी वैक्सीन पर उनका बहुत ज़्यादा काम है। साथ में मौजूद है कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड एनेस्थेसिया डॉक्टर तैमूर मिर्ज़ा। दोनों बरतानिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें वहाँ की एग्जैक्ट सिचुएशन हमें बता सकते हैं। आप दोनों को बहुत खुशआमदीद कहते हैं, डॉक्टर तैमूर और डॉक्टर सारा। डॉक्टर सारा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाइएगा कि दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की क्या अपडेट सुनाई दे रही है? चाइना का, रशिया का, अमेरिका का, इधर से बरतानिया से भी कुछ आवाजें आ रही थी। कब तक ये वैक्सीन दुनिया भर में दस्तयाब हो सकेगी, अवेलेबल हो सकेगी और क्या क्या इसके बारे में अपडेट्स आई चुकी हैं? तो न्यूज़ में तो काफ़ी अपडेट्स आ रही हैं, मगर जो हकीकत है कि अभी तक तो क्लिनिकल ट्रायल्स ख़त्म नहीं हुई, तो हम अभी इसके बारे में पक्का बता नहीं सकते कि क्या भी ये वैक्सीन निकलेगी, व्हेन इट विल बी अप्रूव्ड। अनफॉर्चुनेटली अप्रूवल के बगैर कोई वैक्सीन मार्केट पे आ नहीं सकती। हाउएवर क्लिनिकल ट्रायल्स सुनने में आए कि काफ़ी बेहतरीन चल रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ट्रायल्स चल रही हैं, ये नहीं कि एक या दो, काफ़ी ट्रायल्स चल रही हैं इस वैक्सीन के बारे में। हाउएवर बिल्कुल जैसे मैंने कहा है, ये तो एक वायरस है। वायरस एक ऐसी चीज़ है जो बदल सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो हम वैक्सीन क्रिएट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल 100% काम करेगी, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, हमें अभी इसकी पक्की पहचान नहीं है। जब तक हम इसे बिल्कुल सही तरीके से पता न लगवाएं कि किस किस्म का वायरस है, क्योंकि वायरस बदलता रहता है, तो इसलिए हम इसका पक्का जवाब अभी दे नहीं सकते जब तक अप्रूवल ना हो, तो जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स खत्म ना हो। बट डॉक्टर साहिरा, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो मैन्युफैक्चरर है एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन, इसकी क्या अपडेट्स है? इसके बारे में तो कहा जा रहा है कि सितंबर तक ये फाइनलाइज हो जाएगी। कोई 80% इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। 1000 पर्सन्स पर उसका ट्रायल भी किया गया है और अक्टूबर तक ये मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगी। इसकी क्या न्यूज़ है इसके बारे में, क्योंकि आप तो बहुत इन है इस वैक्सीन? मैं काफ़ी साल एस्ट्राजेनेका के साथ काम करती थी, बल्कि हाँ कह तो रहे हैं, मगर ये अप्रूवल हमें बिल्कुल नहीं मिली। ये पता नहीं कैसे कह सकते हैं, जब तक हमें अप्रूवल ना हो, जब तक क्लिनिकल ट्रायल खत्म ना हो, जब तक रिजल्ट्स पब्लिश ना हो, हम तब तक इसका सही जवाब नहीं दे सकते। हाउएवर पॉजिटिव बात यह है कि कुछ जो वायरसेस की क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हैं जो नजर आ रहे हैं, मगर नॉट फॉर एवरीबॉडी। अनफॉर्चुनेटली जब तक अप्रूवल ना मिल जाए हम इसका कुछ कह नहीं सकते। पहले तो कह रहे थे एस्ट्राजेनेका के फ्री में वो वैक्सीन बनाएगा सबके लिए, तो पहले उन्होंने कहा था कि सितंबर से पहले वैक्सीन बन जाएगी, कि उन्होंने हमें 2 महीने 1 महीने का टाइम दिया था। अब सितंबर तक चला गया है। तो इसकी वजह ये है क्योंकि जो पहली वैक्सीन आई थी उसके काफी साइड इफेक्ट्स थे, नेगेटिव साइड इफेक्ट्स थे। तो अभी दूसरी साइड इफेक्ट्स हमें अभी पक्का पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो। जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल ना हो हम इसका सही जवाब नहीं दे सकते। ऑलराइट डॉक्टर तैमूर, आपने सुनी बात डॉक्टर सारा की। अभी कन्फ्यूजन तो है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इसमें कोई 80% तक
पॉजिटिव इसके फीडबैक्स आ रहे हैं या रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि आप तो क्रिटिकल केयर मेडिसिन और एनेस्थीसिया में इन्वॉल्व, तो उनको इन तरह के पेशेंट्स को डील करते हैं। क्या है कि क्या अभी तक अपडेट्स क्या हैं, क्या है इसकी ऑब्जर्वेशंस आपकी? उसमें दे आर वेरी होपफुल। जैसे डॉक्टर सायरा ने कहा है कि वो अभी तक ट्रायल का हमें रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जो अभी तक हमें जो निशानियां मिल रही हैं उसमें उन्होंने देखा कि ये जिन एक्सपेरिमेंट वॉलंटियर्स को लगाई गई थी वैक्सीन, उन्होंने इसमें ये बताया है कि इसमें डबल डिफेंस मैकेनिज्म जोन से है वो सामने आया है। एक तो एंटीबॉडीज भी और एक किलर टी सेल्स जोन से जो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी के लिए होते हैं वो हमें मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कहते हैं हम काफी हौसला अफजा रिजल्ट्स हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर या अक्टूबर तक हम ये वैक्सीन मार्केट करने के काबिल हो जाएंगे। तो अभी डॉक्टर तैमूर, अभी जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वहाँ बरतानिया में उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है? उसके लिए क्या यूज़ हो रहा है और उसको किस तरह से क्या सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है? कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन की डोजेस को स्टीरॉइड्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे डेक्सामेथासोन को रिकमेंड किया गया WHO की तरफ से? जी बिल्कुल। जो क्रिटिकल केयर की जो ट्रीटमेंट है वो तो वही है कि उनको हम ऑक्सीजन पे रखते हैं, उनको वेंटिलेटर पे रखते हैं और बहुत हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशंस चाहिए होती हैं उनको जिंदा रखने के लिए, और उनको बिल्कुल पैरालाइज करके जो उनका फंक्शन ऑफ ब्रीदिंग है वो हम टेक ओवर कर लेते हैं और ब्रीदिंग मशीन पे चले जाते हैं। जिस तरीके से पहले जो गलत इतलात आई थी कि जी क्लोरोक्विन जौन सी है कोनीन वो ठीक करती है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट निकला, बल्कि उससे ज़्यादा फर्टिलिटीज़ हुई हैं। तो जो हौसला अफजा नताइज निकले हैं वो वाकई लो डोज स्टीरॉइड से निकले हैं। जिस तरह डेक्सामेथासोन रिकवरी ट्रायल यूके में हुआ था जो तकरीबन तमाम यूके के हॉस्पिटल्स में रन किया गया था, उसमें हम लोगों ने पेशेंट्स रिक्रूट किए थे, तो उसमें यह देखा गया था कि जो डेक्सामेथासोन एक खास किस्म का स्टीरॉइड है उसकी लो डोज से रिकवरी में एनहांसमेंट हुई है, यानी पेशेंट जल्दी रिकवर करते हैं। उसके अलावा बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है और तकरीबन 15 दिन लगते हैं मरीज को 100% ऑक्सीजन पे, जिसके बाद रिकवरी शुरू होती है और जो यंग पेशेंट्स होते हैं या जिनको बीमारियां कम होती हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। All right. डॉक्टर साहब, एक और आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, साथ में रशिया, इन चारों मुल्कों की एक रेस लगी हुई है और सारे बहुत जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो सबसे पहले बना लें। क्या चारों की एक ही टेक्निक के तहत वैक्सीन पर काम कर रही है? तीनों मुल्कों की या चारों मुल्कों की जो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट हैं? ओके, सो वैक्सीन का तो खैर व्हेन यू क्रिएट अ वैक्सीन, मैं पहले समझा वैक्सीन कैसे बनती है। हम एग्जिस्टिंग, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं मिमिकिंग ए वायरल इन्फेक्शन। सो जो वायरस की जो क्या कहते हैं जिन्स जिसे बुलाते हैं, द DNA फॉर एग्जांपल, उसको हम पहले लेके थोड़ी सी वी मेक ए पैकेज, तो हम उसे अंदर कैप्सूल में डाल के ना तो उसका हम वैक्सीन पैदा करते हैं। तो वो जिस्म के अंदर वी इंजेक्शन के बाद तो कुछ दिन बाद हमें सिम्टम्स होंगे कि हम बीमार हैं, ये वो है, फीवर, टेम्परेचर, कॉफ, तो फिर दैट विल मिमिक द बॉडी। तो ये बॉडी से ना वाइट ब्लड सेल्स पैदा होंगे, सो इसको एंटीबॉडीज बुलाते हैं। तो ये ना उसके साथ लड़ाई करेंगे एक किस्म की कि हम फॉरेन बॉडी जो हमारे जिस्म के अंदर है हमें से मार डालें। सो बेसिकली the main aim of a vaccine, the main goal of a vaccine is this. Now, unfortunately, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मुझे पक्का पता नहीं है कि दूसरे countries what they're targeting or what they're aiming. हालांकि इतना मुझे पता है कि different techniques हैं, यानी कि हम इंग्लैंड यूके में भी काफी different techniques यूज कर रहे हैं to fight the virus. Unfortunately, क्योंकि ये वायरस काफी नई चीज है, हम इसे 100% अभी हम समझते नहीं है कि इसे हम कैसे टैकल करें। सर, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन मेरे आई हैव वन अदर क्वेश्चन। वो ये कि जब हम ये कहते हैं कि वी हैव 80% होप, और जब हम ये कहते हैं कि एंटीबॉडीज और टी सेल्स पैदा करने में हमें सक्सेस हुई है, और जब हम ये कहते हैं कि 80% तक हम पहुंच चुके हैं, व्हाट डज इट मीन?
Right, let me tell you something. ये जो उन्होंने T cells और white blood cells इन्होंने ना वैक्सीन पैदा की है, तो ये जो वैक्सीन एक बार जिस्म के अंदर चली जाए, एंटीबॉडीज और T cells वाकई पैदा हो रही हैं, मगर ओवर टाइम ये जो एंटीबॉडीज हैं ये जिस्म में खत्म हो रही हैं, यानी कि they're not lasting, so which means there's not actually a viral defense in the body. Yeah. However, the positive is कि जो T cells पैदा हो रही है, इसको डबल इम्यून रिस्पॉन्स बुलाते हैं। ये जो T cells पैदा हो रही हैं ये they're lasting in the blood circulation, so इनकी होप T cells पे है कि तुम मगर जब तक ये ट्रायल्स मुकम्मल ना हो, जब तक ये टेस्ट ना करते रहे T cells पे टेस्ट ना करते रहे कि कितनी देर तक T cells लास्ट करें जिस्म में, तो डोंट फॉरगेट दीस ट्रायल्स आर वेरी न्यू, ये अभी कुछ महीने पहले ही शुरू हुई हैं, कुछ हफ्ते पहले, एनीथिंग कैन चेंज। तो आज कह रहे कि T cells अभी हैं इन द सर्कुलेशन, शायद कह तो रहे कि कुछ सालों तक T cells रहती हैं जिस्म में, बट ये वायरस है ऐसी चीज चेंज, इट विल म्यूटेट, तो अगर दोबारा म्यूटेशन हो जाए वायरस में, you mean the situation can be changed and ये जो अभी अनप्रेडिक्टेबल है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, right? Already two different डॉक्टर तैमूर, आपकी राय क्या है इस पर, आप इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहिरा ने ठीक कहा है, क्योंकि जो इसका मैकेनिज्म होता है, जो इसका वो यही होता है कि आप डेड वायरस या उसका जो डीएनए है वो ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उससे आप एंटीबॉडीज या टी सेल्स जनरेट करते हैं, जो बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। सो वंस दैट इज जनरेटेड, उसके बाद फिर आप इस काबिल होते हैं कहने के कि अब बॉडी ने डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लिया। और डॉक्टर तैमूर, मैं ये भी समझ पाया हूं कि ये ज्यादा देर तक रहें, ये एंटीबॉडीज जिस्म में ज्यादा देर तक रहें, सालों तक रहें, ये भी एक मैकेनिज्म है। जी, जो एंटीबॉडीज है ना, ये टेम्परेरी होती हैं, ये डिजीज को फाइट करके उसके बाद 1 महीना 2 महीने बाद रहती हैं, उसके बाद ये चली जाती हैं और इंसान फिर वल्नरेबल हो जाता है डिजीज को। लेकिन जो टी सेल्स हैं, इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये साल तक रहेंगे बॉडी में और इस वायरस के अगेंस्ट फाइट करेंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहिरा ने बताया कि ये जो वायरसेस होते हैं ये अपनी जो विरिलिटी है ये चेंज करते रहते हैं। तो हाँ जी, तो उसमें ये होता है कि इस साल जो वायरस की विरिलिटी है वो अगले साल चेंज होके आएगा, तो उसके लिए आपको दोबारा नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी। जिस तरीके से आजकल करंटली हम लोग फ्लू वैक्सीन लगाते हैं यहाँ पे, तो फ्लू भी हर साल आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल राइट, डॉक्टर तैमूर साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड डॉक्टर सारा, थैंक यू वेरी मच, बोथ ऑफ यू, बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने दी, थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग मी इन माई शो। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं कुलभूषण यादव की। एक मरतबा फिर दूसरी बार कौंसलर रसाई दी गई और पूरी दुनिया में कद काठ ऊंचा हो रहा है पाकिस्तान का, और हर चाल को न्यूट्रलाइज कर रहा है पाकिस्तान भारत की। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों भारत को कुलभूषण यादव तक एक मरतबा फिर कौंसलर रसाई की फराहमी की पेशकश की थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील का मौका भी दिया था, ताहम कुलभूषण यादव ने अदालत में सज़ा के खिलाफ अपील दायर करने से इनकार कर दिया था। ताहम आज कुलभूषण यादव को दूसरी बार कौंसलर रसाई देने की पेशकश को कबूल किया गया, जिसके बाद कुलभूषण यादव ने भारतीय नाज़िमुल उमूर से मुलाकात की। उनके दरमियान में शीशा था, बात करते हुए उसके ऊपर इसरार किया गया कि ये हटा दिया जाए, वो भी हटा दिया गया। ये भी बताया गया हमें वजारत खारजा की तरफ से कि उनकी गुफ्तगू को रिकॉर्ड न किया जाए, उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं की गई। भारत ने जासूस कुलभूषण यादव को दूसरी मरतबा ये कौंसलर रसाई दी है और पाकिस्तान की कोशिश को, जो पेशकश थी, उसको कबूल किया है। और जो गौरव अहलुवालिया है, उन्होंने उनसे मुलाकात की है। खुफिया रखा गया इस मुलाकात को, इस्लामाबाद में एक महफूज मकाम पर दी गई है और उस जगह को सब जेल करार दिया गया। अच्छा, इसमें कुलभूषण यादव कौंसलर मुलाकात में नज़रसानी पिटीशन पर दस्तखत करने से मुताल्लिक दरअसल हामी भरी गई होगी। ये एक जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं। अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं आई कि उन्होंने नज़रसानी पिटीशन पर दस्तखत की है या नहीं की है। ये कौंसलर रसाई भारतीय दरख्वास्त पर फराहम की गई है और कौंसलर रसाई 3 बजे फराहम की गई, जिसमें भारतीय हाई कमीशन ने 2 कौंसलर अफसरान ने कुलभूषण यादव से मुलाकात की। तर्जुमान ने यह हमें बताया है वजारत खारजा की वियना कन्वेंशन के तहत पहली कौंसलर रसाई 2 दिसंबर 2019 को फराहम की गई, जबकि 25 दिसंबर 2017 को कुलभूषण यादव की वालिदा और अहलिया से भी मुलाकात
करवाई गई। हम कुछ सवालात उठा ले जा रहे हैं। वो सवाल ये कि इससे अब ये जो रसाई हुई है, इससे भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है, कुलभूषण यादव के केस को क्या फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, अब एक और सवाल उठेगा, वो ये कि भारत अब ये चाहेगा कि वो अपना वकील अपील में पेश करना चाहता है। इसका कानून तो खुद भारत में भी शायद मौजूद नहीं है। क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है? क्योंकि ये भी तज्जिए आते हैं कि पाकिस्तान को इसकी भी इजाज़त दे देनी चाहिए ताकि भारत को कोई भी बात करने का मौका न मिले और इंटरनेशनली पाकिस्तान के कद में इजाफा हो। तो आइए इसके लिए बात करते हैं, राय लेते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी क़वानीन बैरिस्टर राशिद असलम साहब लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हम निकालते हैं, हमें राय देते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। सर, हम आपके बड़े मशकूर हैं। सर, पहला सवाल ये है कि अभी ये जो एक्सरसाइज हुई, एक कौंसलर रसाई पहले दी गई, दूसरी दी गई, फिर फैमिली के साथ भी मुलाकात करवाई गई। अगर कुलभूषण यादव पिटीशन पर साइन कर देते हैं और उसके ऊपर केस चलना शुरू हो जाता है, तो इससे भारत को या कुलभूषण यादव के केस को क्या फायदा होगा? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि जिस किस्म की एविडेंस हमारे पास मौजूद है, उस एविडेंस की बेस पे उनको सजा हुई है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि अगर वो रिव्यू पिटीशन में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इतनी जो उनका एतराफ़ी बयान है, उसके बाद उसके मुताबिक जो एविडेंस मिली है इस वक्त पाकिस्तान को, उसके मुताबिक तो मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई भी कोर्ट उनको बरी-ए-ज़ुमा करार दे सकती है। तो अगर इंडिया इस सिलसिले में कॉन्सुलर एक्सेस चाहता है, या जैसा कि हमने ऑर्डिनेंस भी अपना एक मुतारफ करवाया इस हवाले से, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट थी उसकी रूह के एन मुताबिक है, जिसमें हमने अपनी डोमेस्टिक जो जुरिस्डिक्शन थी, लेजिस्लेशन थी, उसमें अमेंडमेंट की है। तो अब उनके पास ऑब्वियसली रिव्यू का हक है, जिसमें वो कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे जो इंडियन हाई कमीशन है उनका ऑफिसर कर सकता है। तो अगर ये सारी सिचुएशन में इंडिया इसको अवेल भी कर लेता, तो मैं नहीं समझता कि उसमें बहुत अच्छे चांसेस होंगे कि वो बरी हो जाए इन इल्जामात से, जबकि एतराफ़ी बयान भी हमारे पास मौजूद है, इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मौजूद है। इस हवाले से इंडिया जो एक एतराज़ करता रहा है कॉन्सुलर एक्सेस के हवाले से, उसमें जो पहला एतराज़ उनका ये था कि जी हम कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ICJ का पहला फैसला आया तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ऑफर की गई कॉन्सुलर एक्सेस की, जिसको इंडिया ने 1 माह की ताखीर के साथ मंजूर किया, एक्सेप्ट किया। 1 माह के बाद वो आए कॉन्सुलर एक्सेस के साथ। उसमें फिर दोबारा कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्शंस उनकी तरफ से रेज किए गए कि जी वो जो कॉन्सुलर रसाई थी उसमें कोई स्पाइंग की गई, जासूसी के हालात लगाए गए थे, उसमें जो ग्लास था इन बिटवीन वो नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से वो आज़ादाना कौंसलर के साथ बात नहीं कर सके। तो उस हवाले से ये जो मीटिंग थी, जो सेकंड आज जो हुई है, उसमें वो सारे एतराज़ात को ख़त्म किया गया, जो बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान ने बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, बीइंग अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अपना पूरा जो फर्ज था वो अदा किया। जो रेज किए गए थे ऑब्जेक्शन, उनको ख़त्म किया गया। क्योंकि पिछले कुछ वीक से आपने देखा होगा कि पूरे इंडियन मीडिया पे ये शोर बपा था कि जी कॉन्सुलर एक्सेस जो थी, वो जो जजमेंट थी उसके मुताबिक नहीं थी। अब ऑब्वियसली वो सिचुएशन भी खत्म हो गई है। अब एक और सिर्फ आखिरी सिचुएशन ये बनती है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारा वकील आके मिस्टर हरीश साल्वे आके यहाँ पे अपने केस को रिप्रेजेंट करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग केस है, कोई भी दुनिया का वकील आके कर ले। लेकिन इसमें बेसिक एक सवाल उठता है, मैं इसकी तरफ आता हूं कि इसके ऊपर कानून क्या कहता है और क्या इस तरह का कोई प्रेसिडेंट है। अगर पाकिस्तानी वकील केस पेश करे उस मामले पर, और अगर भारतीय वकील केस लड़े इधर आके रिव्यू पिटीशन में, तो उन दोनों में फर्क क्या आएगा? देखें, जो उनका बयानिया है उसके मुताबिक हरीश साल्वे इस केस को लेके चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको रिप्रेजेंट करें। पाकिस्तान के वकील ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी नेशनल हैं, अगर वो इशू रेज कर रहे हैं तो उनका इशू बनता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये गैर जानबदाराना अमल नहीं होगा। ये जो लॉ के हवाले से प्रेसिडेंट जो है ये थोड़ा सा गलत है। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो ऐसे बहुत सारे केसेस में ऐसे हुआ कि जो स्टेट थी, जो ओपोनेंट स्टेट थी, उनको इजाजत दी गई कि उनका लॉयर अगर आके रिप्रेजेंट करना चाहता है क्लाइंट को तो वो कर सकता है। ऐसी बड़ी बात नहीं है, और इसमें कोर्ट का भी इख्तियार होता है उस स्टेट
का भी इख्तियार होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये भी आखिरी एक अपॉर्चुनिटी उनको देनी चाहिए कि अगर वो इसको अवेल करना चाहते हैं तो अवेल करें। उसकी वजह से ये होगा कि अगर कल को इंडिया कहीं भी ICJ में जाता है या कहीं भी हमें पूरी दुनिया में जिस तरह मीडिया में पहले उछालने की कोशिश की गई, अगर इस किस्म की कोशिश होती है तो हमने अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स हैं वो पूरे किए। इवन हमने उनकी वो ख्वाहिशात को भी मद्देनजर रखा, वो डिमांड्स को भी पूरा किया जो पिछली कॉन्सुलेट एक्सेस में उन्होंने कहा था या अब कहा था। जैसे वो ये कह रहे थे कि जी एक बेजा दबाव था जिसकी वजह से मिस्टर यादव ने इस अपील को, इस रिव्यू पिटीशन को फाइल करने से इनकार किया। आज जबकि कॉन्सुलर रसाई दी गई है, उसमें कॉन्सुलर एक्सेस दी गई है, उसमें अगर वो साइन कर देते हैं कि रिव्यू पिटीशन करने को तैयार है, इंडियन हाई कमीशन इसमें इन्वॉल्व होता है, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया में कहीं से भी हम पे कोई ऑब्जेक्शन उठ सकता है या कहीं से भी उनका मौक़िफ़ जो है उसको पजीराई मिल सकती है। पाकिस्तान ने शुरू से इस केस में बहुत अच्छा किरदार अदा किया, बहुत अच्छे तरीके से इस केस को हैंडल किया। मासूम पहली हियरिंग के उसके बाद जो मेन हियरिंग हुई इसमें बहुत अच्छा हुआ केस, जिसमें अगर आपने देखा होगा कि 6 पॉइंट्स पे इंडिया गया था, जिसमें 1 या 2 पॉइंट्स पे उनको सिर्फ उनकी सुनवाई हुई, जिसमें कॉन्सुलर एक्सेस मेन था। बाकी तो वो सजा खत्म करवाने भी गए थे, जिसको बिल्कुल कोर्ट ने रिफ्यूट किया उस किस्म के जो भी देने के लिए तो इसमें देखिए अमूमी तौर पर देखने में आता है राज साहब कि ये बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में, इन कंट्रीज में तो अमूमी तौर पर दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, वो केस लड़ लेते हैं, किसी का इमिग्रेशन केसेस बहुत सारे ऐसे होते हैं, एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, लॉ आ जाते हैं। क्या पाकिस्तान में भी कोई ऐसा प्रेसिडेंट है आपकी नज़र में, या भारत में भी कोई ऐसा प्रेसिडेंट है? क्योंकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है कोई ऐसा लॉ तो है नहीं है, अगर इस तरह की इजाज़त दी गई तो शायद कोई अमेंडमेंट करनी पड़ जाए। देखिए, अमेंडमेंट तो हमने पहले भी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में की है, जैसे रिव्यू पिटीशन की इजाजत दी है, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि वक्त की जरूरत होती है कि आप अमेंडमेंट्स करते हैं लॉ में। ये इतनी बड़ी कोई ऐसी कोई बड़ी सिचुएशन रेस नहीं होगी। लंदन, यहाँ पे UK में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, US में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। यहाँ पे लॉयर्स ने आगे रिप्रेजेंट किया अपने स्टेट को या उनके बाशिंदों को। तो जैसे हमारे आर्बिट्रेशन के बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें कोर्ट कहती है कि आपको एक बेसिक नॉलेज या ग्राउंड नॉलेज है, तो उसकी बेस पे आपके वकील वहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती इसमें। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी स्टेट को, पाकिस्तान को इस हवाले से उनको ये इजाज़त देनी चाहिए कि उनका वकील, चाहे वो हरीश साल्वे उस पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या कोई और रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो रिप्रेजेंट कर सकें। बिकॉज जैसा मैंने पहले कहा कि केस कोई भी वो फैक्ट्स की बेस पर लड़ा जाता है। इसमें फैक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हक में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उससे हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता इसमें। बल्कि हरीश साल्वे अगर कोई बहुत और कोई किसी, जैसे अगर आप देखें ICJ में इंडिया का जो मौक़िफ़ था उसमें वो मिलिट्री कोर्ट पे बहुत ज़्यादा उनका ऑब्जेक्शन था, लेकिन अगर ICJ की रूलिंग देखें उसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट पे को बहुत ज़्यादा उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, उनकी जजमेंट पे ऑब्जेक्शन नहीं किया, उनको नल एंड वाइड करार नहीं दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो अब भारत का यही मुतालबा होगा कि उनके वकील पाकिस्तान में आके रिव्यू पिटीशन पर अपना केस लड़ सकें, और आप ये राय दे रहे हैं कि इजाज़त दे देनी चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। हमेशा आप बात निकालते हैं, हमें टाइम देते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद 2 खबरें गर्दिश कर रही हैं पंजाब के सिलसिले में। एक तो जो नाराज़ नून लीगी अरकान है उनकी तादाद के बढ़ने के बारे में पता चल रहा है कि वो तादाद बढ़ रही है, और ये भी एक मुतज़ाद खबरें हैं, कंफर्म नहीं है, कि कुछ 10 से ज़्यादा अफराद और मज़ीद ऐड हुए हैं उस ग्रुप में जो नाराज़ हैं, जिनकी 5 की मुलाकातें होती रहीं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से। लेकिन साथ में एक और ख़बर भी गर्दिश कर रही है जिसको शिबली फराज साहब ने डिनाई किया मुकम्मल तौर पर, उस्मान बुज़दार साहब के ओहदे से हटाए जाने के मामले में। अगर ये मामला नहीं है तो फिर ये अफवाहें क्यों उड़ रही हैं? कुछ ज़रा अंदर की खबरें जानेंगे कि इसमें रियलिटी है क्या, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि नाराज़ नून लीगी अरकान, जिनकी बहुत से तवातर से खबरें चलती रहीं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकातें जारी रखने का उन्होंने फैसला किया है, और फैसला करते हुए मज़ीद नून लीगी अरकान की हिमायत का दावा भी किया है। ये बताया गया है कि नाराज़ लीगी अरकान की वज़ीर आला पंजाब से कुर्बतें और मुलाकातें रंग ला रही हैं, और नाराज़ लीगी अरकान मुस्लिम लीग नून में मौजूद
मजीद नाराज साथियों को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। एक खबर कल एक मौसूल हुई, एक हमारे जर्नलिस्ट सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने भी ये ब्रेक किया और उन्होंने बताया कि कुछ 10 के करीब कोई फार्म हाउस है, वहाँ पर एक डिनर के अंदर उनकी मुलाकातें हुई, मजीद मुतहर्रिक हुए हैं, अभी कंफर्म नहीं है। ज़रा ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 10 अरकान भी इकट्ठे हुए हैं। नाराज़ लीगी अरकान फ़िलहाल पार्टी से भी रब्ता रखेंगे, उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकातें रखेंगे। अच्छा, नाराज़ लीगी ग्रुप को पीपल्स पार्टी के एक रुकने पंजाब असम्बली की पहले ही हिमायत हासिल है। नाराज़ अरकान का ग्रुप वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से 3 मुलाकातें भी कर चुका है। ये तो एक खबर है। और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के फ़ारिग किए जाने की खबरें भी सोशल मीडिया पर ज़ुबान ज़दे आम हो रही हैं, लेकिन इस पर पीटीआई जो है वो इस पर टोटल डिनाई कर रही है। शिबली फराज साहब ने भी मुकम्मल तरदीद की और कहा है कि प्रोपेगेंडा है और इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। आइए ज़रा इन दोनों खबरों का हवाल जान लेते हैं, इस पर बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार और पंजाब की इस पर और सियासी अमूर पर बहुत गहरी नज़र और जय्यद सहाफ़ी ने माना जाता है। सब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जो पहली खबर है, नून लीगी जो नाराज़ अरकान है कुछ 4-5 के करीब थे, खबर मौसूल हुई कि कुछ 15 के करीब हो गए, 10 मज़ीद कोई ऐड हो रहे हैं, कोई उनकी मुलाकात भी रात गए हुई है। इसमें कोई सच्चाई है? कोई इस पर खबर कोई मौसूल हो रही है? आसिम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। देखिए, इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ जो है ना वो हमेशा से ही जारी रहता है, और क्योंकि बजट इस वक्त दोनों वफाक में भी पंजाब में भी मंजूर हो चुका हुआ है, और अब आगे आने के लिए इस वक्त एक तरफ तो शहबाज शरीफ नैब के साथ नंबर आजमा है, तो साथ साथ जो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि 18वीं तरमीम में अगर कोई जद आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि वो उनके पास सिंध की हुकूमत है और उनकी हुकूमत के जो इख्तियारात हैं वो तमाम जो है वो उसी तरह हो जाएंगे जिस तरह इस वक्त पंजाब में अपोजिशन बैठी हुई है, और वो हुकूमत के होने के बावजूद जो है वो वफाक के मरहूने मिन्नत होंगे कि वो जो भी उन्होंने काम करना है, जो भी कोई फंड लेना है या कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो उनमें वफाक की तरफ पीटीआई की हुकूमत की तरफ देखना होगा। जहाँ तक रही बात कि क्या वाकई ही इस जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही है इसके अंदर कोई दम खम है कि नहीं है, मैं आपको एक हमने इससे पहले भी एपिसोड की थी जिस दिन ये इनकी मुलाकात दूसरी मरतबा हुई थी, और अब फिर इन्होंने कल गुज़िश्ता रात को एक इशाइया था। लेकिन इसके अंदर मैं आपको 2 चीज़ें बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इस मुलाकात इस इशाइये का उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि शायद वो बड़े कॉन्फिडेंट हुए हैं, और रात को तकरीबन 2:30-3 बजे उनके बड़े अहम एक रहनुमा है उनकी तरफ उन्हें मुझे तकरीबन कुछ 2:45 बजे के करीब मुझे खबर भी भेजी, जो कि आज दिन भर वो चलती भी रही मुख्तलिफ चैनल्स में, जिसमें उन्होंने यही दावा किया कि ये खाली कुर्सियां थी और सब कुछ जो है वहाँ पे खाली था, कुछ भी नहीं था, और जो मुलाकात थी उस गुब्बारे से हवा निकल गई है। तो इशू ये है कि वाकई अभी जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है ये मेरा नहीं ख्याल कि इस हुकूमत के अंदर कोई इसके अंदर कोई होगा, क्योंकि सबसे जो ज्यादा अहम इस वक्त जो बात है जो आपने अपनी बात आगाज में भी की हमारा जो ये इस सेशन के अंदर के उस्मान बुज़दार की तब्दीली मेरा ख्याल है कि वही असल में खबर है, और डिनायल भी इसीलिए आ रहे हैं। और जहां तक जो मेरी इतलात है, अगर हम इसे इस तरह ले लें कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है वो इसे किस तरह देख रही है, या हम इसे इस तरह देख लें कि इस तमाम सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी से किस तरह देख रही है, तो इसमें जो हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक उस्मान बुज़दार जो है वो शायद जुलाई का महीना तो निकाल लेंगे, लेकिन अगस्त और सितंबर के उनके लिए काफ़ी भारी होगा। और अपोजिशन जमातें, क्योंकि जैसे ही कोरोना का थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ये फौरी तौर पर इस हुकूमत के ऊपर पल पड़ेंगी और इनके ऊपर जो है अपनी मुकम्मल तौर पर जो है तोपों का रुख करेंगी, और शायद इसीलिए उस्मान बुज़दार जो है उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ये देखें इसमें हमारी आम पब्लिक के लिए बहुत ये अहम है कि ये बहुत कोई आसान नहीं है कि जो वज़ीर आला का आपने नाम उठाया जिस तरह कैबिनेट से एक वजीर को निकालते हैं। लेकिन आसिम साहब एक सवाल ये बन जाता है, सवाल ये बनता है फिर रिप्लेसमेंट क्या पीटीआई ही या फिर काफ लीग, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब की उस तरह से लॉबिंग, जिस तरह से वज़ीर आला के लिए एक लॉबिंग की जाती है, जिस तरह से बड़ा जब इनका नाम आना था वज़ीर आला पंजाब का उस वक्त बहुत लोगों ने लॉबिंग भी की, तो क्या फिर रिप्लेसमेंट काफ लीग या फिर रिप्लेसमेंट पीटीआई ही है? मुर्तज़ा देखें, ये अभी कुछ कहना जो है कबल इस वक्त होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ में आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि
मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में अगर शफल होता है और उस्मान बुज़दार तब्दील होते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना पाएगी। फिर आप देखिएगा कि इसके अंदर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और जो 4 आज़ाद अरकान है ये अपना किरदार अदा करेंगे। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो तहरीक इंसाफ से उठेगा और वो उस हुकूमत को जिसका वज़ीर आला ये तमाम अपोजिशन की जमातें अपना कैंडिडेट देंगी उसे सपोर्ट करेगा। लेकिन क्योंकि अभी ये तमाम प्रोसेस होना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसे भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन नहीं, ये पॉइंट आपका मेरी समझ में भी आ रहा है। कुछ जो मेरी इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक मुझे ये समझ आ रहा है। इसके ऊपर हमने बाकायदा जो नंबर गेम थी उसके ऊपर बात भी की थी कि अगर काफ लीग और जो राह हक है, आज़ाद उम्मीदवार है, कुछ नून लीग भी इकट्ठे हो जाए तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी सर्वाइव करना। तो लेकिन इसके ऊपर सोर्स क्या, मतलब सोर्स तो नहीं मैं पूछता, लेकिन मतलब आपके पास आर्गुमेंट्स क्या है कि जिसकी बुनियाद पर अगर हम ये फर्ज भी कर लें कि ऐसा हो सकता है तो फिर इसके ऊपर आर्गुमेंट्स क्या है? देखिए, इसमें आर्गुमेंट बड़ा इजी है। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बात कर रहा था कि ये एक मिनिस्टर का पोर्टफोलियो चेंज करना नहीं है, ये एक वजीर आला को, चीफ मिनिस्टर को चेंज करना है। उसका आइन के अंदर तमाम प्रोसीजर है, उससे इन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा। उनका इंतखाब होता है, ये सिर्फ ये सिलेक्शन नहीं होती, वहां पर पूरा उनके नॉमिनेशन पेपर होंगे, नॉमिनेशन पेपर लिए जाएंगे, दाखिल कराए जाएंगे, फिर उसकी वोटिंग होगी। तो उस तमाम प्रोसेस के अंदर जो मुस्लिम लीग नून है, अगर वो तो तरीके अदम इत्मीनान लाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि ये तरीके अदम इत्मीनान के बगैर नहीं होगा। कोई ये कह दे और तरीके अदम इत्मीनान काफ लीग के बगैर कामयाब नहीं होगी। सर मैं ये खबर काफ लीग की तरफ से आएगी ना। काफ देखिए, ये देखें होगा ही इस तरह। तरीके अदम इत्मीनान कोई भी दे सकता है। ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के जो उनके एमएनए हैं वही इसके ऊपर अपने तरीके अदम इत्मीनान ले आए, अपने वज़ीर आला के ऊपर मुस्लिम लीग नून ले आए, चौधरी परवेज अली क्योंकि वो स्पीकर है, वो उसे ऑन करें और सेशन बुला के उसके ऊपर जो वोटिंग करा दें। तो ये तमाम जो प्रोसेस है इसके ऊपर काफी आपको आगे वर्किंग करनी पड़ेगी। और अगर जब ये वर्किंग होगी तो तहरीके इंसाफ, मुझे नहीं नजर 2 साल के अंदर जो मैं इनकी पॉलिटिक्स देख रहा हूँ, मैं आपको बताऊं इसमें किसी किस्म का मुझे कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल नील है। इनकी कोई ग्राउंड के अंदर इनकी वर्किंग नहीं है। ये सिर्फ बयानात की हद तक ये हुकूमत चल रही है। इन्होंने ना आपको कोई गवर्नेंस नजर आ रही है, ना ही ब्यूरोक्रेसी इनके अंडर है, ना ही कोई दीगर मामला जो पॉलिटिकल वर्कर है वो उनके अंडर है। यानी यूं कहें कि उस्मान बुज़दार साहब की जो खबर है वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है। बिल्कुल कर रही है। वो मेरा ख्याल है वो मुस्लिम लीग नून के 6-7 ये जो अरकान मिल रहे हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो टिकट होल्डर्स हैं, तो उस तरह करके लोग तो ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऑब्वियसली जो लोग जो पावर में नहीं है, कोई एमएनए एमपीए नहीं है, और अगर वो मिल रहा हो, चाहे वो 100 भी मिल रहे हो, उनकी तादाद मैटर नहीं करती। बिल्कुल। तो आपने 3-4 खबरें इकट्ठी मुझे दे दी हैं और मेरे देखने वाले और सुनने वाले समझ गए होंगे कि किस तरफ इशारा है। बड़े बाखबर आप सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आसिम नसीर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, बहुत बड़ा आपके। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना गिरदो नवाह का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।